आज के इस लेक्चर में हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बताने जा रहे हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है ना? डक्टाइल मटेरियल कभी-कभी आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये कैसे बनाया जाता है? हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है? टेंसाइल टेस्ट। ये टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करा जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम में। हमने एक स्पेसिमेन ले लिया, एक स्पेसिमेन, ये एक स्पेसिमेन है, ठीक है? अब इस स्पेसिमेन को हम समझते हैं। इस स्पेसिमेन की ये जो लेंथ है, इसे कहते हैं गेज लेंथ। इसे क्या, कौन सी लेंथ कहते हैं? गेज लेंथ। हमने मान लिया इस स्पेसिमेन की गेज लेंथ इनिशियली 5 सेंटीमीटर थी, मान लिया, ठीक है ना? एज्यूम करा कि ये स्पेसिमेन है, इसकी इनिशियल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें हमने टेंसाइल लोड अप्लाई करा, पी का, ये एफ का टेंसाइल लोड अप्लाई करा, ठीक है? अब समझते हैं इस ये जो लोड है, इसे हम इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले मैंने 1 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करा, तो हमने क्या पाया कि इसकी जो लेंथ है ये बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो गए। फिर हमने इस लोड को 2 किलो न्यूटन करा, लोड को बढ़ाया। फिर हमने देखा ये लेंथ बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो गई। फिर हमने लोड को 3 किलो न्यूटन करा, तो हमने देखा ये लेंथ बढ़कर 8 सेंटीमीटर हो गई। तो लेंथ क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या है कि हमने ये जितने लोड लग रहे थे, इन सभी लोड को इन सभी लोड को रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये सभी लोड को हमने रिमूव कर दिया। जो लोड हमने अप्लाई करा था 3 किलो न्यूटन तक, तो ये लोड रिमूव कर दिया। तो हमने देखा कि जो स्पेसिमेन है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर 8 सेंटीमीटर से ये ओरिजिनल पोजीशन 5 सेंटीमीटर पर वापस चला गया। इस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना? इलास्टिक लिमिट क्या है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन डिसअपियर्स, सच लिमिट आर नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है? उस लिमिट को क्या कहा जाएगा? इलास्टिक लिमिट। पहले ये लिमिट हो गई। दूसरा क्या है समझते हैं इसमें। अब हमने इस लोड को, ये जो लोड अप्लाई कर रहे थे, इसे और बढ़ाया। इसे बढ़ा दिया, अब कर दिया 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन कर दिया, तो हमने देखा ये लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर बढ़कर, ठीक है? अब यहाँ से लोड हमने हटाया 5 किलोमीटर के बाद, तो हमने देखा कि ये अब वापस 5 सेंटीमीटर पे नहीं जा रहा है। इसकी लेंथ अब कितनी रह गई? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस कर गया। दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, तो अब मटेरियल मेरा किस में आ गया? प्लास्टिक लिमिट में। इसमें आ गया प्लास्टिक। दो लिमिट है, एक इलास्टिक और दूसरी कौन सी है? प्लास्टिक, ठीक है? पर अगर लोड हटाने पर डिफॉर्मेशन डिसअपियर हो जाए तो इलास्टिक लिमिट, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए तो कौन सी है? प्लास्टिक लिमिट, ठीक? अब इस पे हम समझते, गौर करते हैं। क्या गौर करा जाएगा? देखिए, अब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, इस स्पेसिमेन में परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस करा, तो अब परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस कर गया, तो ये स्पेसिमेन जो था मेरा, इसकी जो ये गेज लेंथ है, ये इंक्रीज कर गई। ये गेज लेंथ क्या कर गई? इंक्रीज कर गई धीरे धीरे, और ये गेज लेंथ इंक्रीज कर गई। अब इसमें हमने लोड अप्लाई कर दिया है धीरे धीरे करके। एफ का जो ये लोड था, ये बढ़कर जैसे यहाँ तक आ गए थे 5 किलो न्यूटन तक आ गया, तो अब मान लिया हमने ये कर दिया 10 किलो न्यूटन, ठीक है? फिर इसे और बढ़ाकर हमने कर दिया 50 किलो न्यूटन तक। 50 किलो न्यूटन। तो हमने देखा क्या कि ये यहाँ मिड से इसकी लेंथ क्या करने लगी? मिड से इसकी लेंथ जो है, इस स्पेसिमेन की बीचों बीच एकदम कम होने लगी। बीचों बीच इसकी लेंथ क्या हो गई? एकदम डिक्रीज कर गई, जब हमने 50 किलोमीटर का लोड अप्लाई कर दिया था।
इसके बाद जैसे लोड हमने और बढ़ाया 100 किलो न्यूटन तक करा, तो हमने देखा ये मटेरियल कहाँ से, ये मटेरियल बीचों बीच से अपने मिड से क्या कर गया, ब्रेक कर गया। अपने मिड से क्या कर गया, ब्रेक कर गया। जब हमने लोड को 100 किलो न्यूटन तक कर दिया तो ये मटेरियल क्या कर गया, यहाँ से क्या कर गया, ब्रेक कर गया। अब इन्हीं चीज़ों को हम इसमें इस स्ट्रेचिंग डायग्राम में समझते हैं। देखिए पहले हमने जब हम किस लिमिट में थे, हम किस लिमिट में थे, इलास्टिक लिमिट में। हम किस लिमिट में थे, इलास्टिक लिमिट में। तो इलास्टिक लिमिट में थे तो मटेरियल जो है इलास्टिक लिमिट में हुक का नियम फॉलो कर रहा था। किसका नियम फॉलो कर रहा था, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो कर रहा था। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो ई सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आते हैं। इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वाई एक्सिस पर हम बनाते हैं स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे बनाते हैं हम किसे, स्ट्रेन को। तो इस हुक के नियम में अगर हम देखेंगे इस हुक्स लॉ में, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये मान लेते हैं, इस स्ट्रेस को मान लेते हैं वाई, ठीक है, और इस स्ट्रेन को मान लेते हैं एक्स। तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की। ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इलास्टिक लिमिट में, इस लिमिट में, इलास्टिक लिमिट में मटेरियल जो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन, ये कैसे रहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से देखिए आप देख रहे हैं ओ से लेकर ए तक ये कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल। ये देखो ये प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस स्ट्रेन की क्या है, प्रोपोर्शनल। ओ से ए तक कौन सी लिमिट आ जाती है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, फिर मटेरियल इलास्टिक, देखिए अब स्ट्रेट लाइन, देखिए कुछ यहाँ तक तो प्रोपोर्शनल है तो ये इलास्टिक लिमिट ही में है। देखिए मटेरियल स्ट्रेट, मतलब ये जो कर्व है ये स्ट्रेट नहीं रह पाता है और एक पॉइंट मिलता है बी, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, बी कौन सी आ गई, इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। देन बी पे हमें कौन सी मिली, इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट मिली, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इस बी पर हमें इलास्टिक लिमिट मिल गई। ठीक है, तो ये दो पॉइंट होगा ए और बी। ए है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बी है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने और लोड बढ़ाया तो मैंने बताया था और अगर लोड इंक्रीज करे तो मटेरियल किस में चला जाएगा, मटेरियल चला जाएगा प्लास्टिक लिमिट में। मटेरियल किस लिमिट में चला जाएगा, प्लास्टिक लिमिट। इस प्लास्टिसिटी को यील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई ई एल, यील्डिंग। प्लास्टिसिटी को क्या कहा जाता है, यील्डिंग। तो देखिए जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा तो कर्व हल्का सा नीचे आएगा, दो पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा सी और दूसरा मिलेगा डी। ठीक है, बी से सी को हमने डिफाइन कर सकते, इसमें मटेरियल इलास्टिक भी हो सकता है और प्लास्टिक भी। तो डी सी जो पॉइंट मिलेगा, ये सी पॉइंट, इसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और जो डी पॉइंट मिलेगा उसे कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। फिर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने लोड को बहुत इंक्रीज कर दिया है, 10 से 50 तक ले आए, लेकिन लेंथ में बहुत कम यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू डेल्टा एल। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जितनी लेंथ, जितना फोर्स हम बढ़ा रहे थे उतनी लेंथ बढ़ रही है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए फोर्स को हम 50 कर दिए तो लेंथ जो है यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ रही थी तो यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर बढ़ रही होगी। तो इस कंपेयर में क्या है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रेन एज कंपेयर टू कम रहेगा। इसीलिए हमारा कर्व जो है ये एकाएक ऊपर जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच करेगा ई। इस मैक्सिमम पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट होता है किसी भी। और उसके बाद अगर हम और आगे लोड अप्लाई करेंगे तो मेरा मटेरियल क्या कर जाता है, मटेरियल क्या कर जाता है, ब्रेक। तो इसी आखिरी पॉइंट को जो यहाँ पर मटेरियल क्या कर जाएगा, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, इस पॉइंट को कहते हैं, एफ पॉइंट को कहा जाता है ब्रेकिंग और रैप्चर पॉइंट।
ब्रेकिंग और रप्चर पॉइंट। तो ये इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। कास्ट आयरन के बाद कास्ट आयरन में कैसा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।